जय हिंद दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है सेव डिफेंस अकेडमी में। अब हम जो है कि हमने पिछली कक्षाओं में हमने एमपीएसआई के लिए एमपीजीके को पढ़ा था। अब हम जो है कि हमारा जो मेन गोल है वो एमपीपीएससी 2026 का प्री है, उसी से संबंधित हम एमपीजीके और एमपी करंट अफेयर पढ़ेंगे। हमने जो क्लास देखी पिछली की थी एमपीजीके की, उनमें भी जो जीके हमने पढ़ा है वो एमपीपीएससी के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद है, और हम उसमें और थोड़ा सा सुधार करेंगे। और जो चीज़ें रह गई है जो एमपीपीएससी प्री और मेंस के दृष्टिकोण से जो है कि एमपी का वेटेज बढ़ना चाहिए, उस हिसाब से हम एमपी के वेटेज को भी बढ़ाएंगे। और अब जो है कि आज हम जो है हम एमपी की जो है करंट अफेयर देख रहे हैं, और ये 1 ईयर का रहेगा। जनवरी से 2025 से दिसंबर 2025 तक का रहेगा, और उसके बाद जो है कि जनवरी फरवरी 2026 और अप्रैल तक का है तो हम मार्च तक करेंगे। वो आने वाले महीनों में जब करेंगे, जब करंट अफेयर मंथ पूरे हो जाएंगे और पूरे मंथली करंट अफेयर आ जाएगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे। और जो हम पढ़ेंगे इसी में से लाइन बाय लाइन ऐसे ही एमपी का करंट जो आता है 5 से 7 क्वेश्चन का, ऑन एन एवरेज इन लाइनों से ही आपको करंट अफेयर मिल जाएगा। आपको लाइनों के अलावा जो मैं बता दूंगा उससे करंट मिल जाएगा। उसके बाद आपको कोई एक सच बहुत अगर हाँ बहुत से लोग करंट अफेयर के लिए जो है आपका कि मैगजीन पढ़ते हैं जो एमपी जीके की, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। पर ये लास्ट मिनट में तो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। मैं खुद इस एग्ज़ाम का छात्र हूँ, और मैंने इसमें खुद इससे मैं लाभान्वित हुआ हूँ, तो मैं इसीलिए आपको इसके लिए मतलब श्योर होकर बता सकता हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हमने जैसे कि कल कक्षा में स्टार्ट भी किया था, पर हमने बस ये देखा था कि लाइन बाय लाइन ये पढ़ लिया था कि क्या है ये। पर ये जो है आपका किस माह का है? जनवरी माह का जो है ये आपका करंट अफेयर है। ठीक है, और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम देखते हैं। पहली बात आइए, मध्य प्रदेश में जो है कि मध्य प्रदेश में रिजर्व में बाघिन की जो है आपके मृत्यु हो गई है। और ये मुख्यतः न्यूज़ जो आती है आपके पन्ना जो आपका पेंच टाइगर रिजर्व जो है छिंदवाड़ा और सिवनी डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ता है पेंच टाइगर रिजर्व, वहाँ पे जो है कि अवैध शिकार के कारण एक जो है कि एक बाघिन थी, उनकी जो है कि उनकी अवैध शिकार के द्वारा मृत्यु की गई है। उससे संबंधित ये भी विवाद उपजा है। तो इसमें सबसे अब ये जैसे कि अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि कहाँ पे हुई है, तो पेंच टाइगर रिजर्व में। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व। अब हमारा हमारा महत्वपूर्ण क्या हो गया है? पेंच टाइगर रिजर्व महत्वपूर्ण हो गया है। और इसमें और क्या क्या चीज़ें हो गई हैं आपकी कि कब ये बना या कब इसकी स्थापना हुई, या इससे संबंधित जो है हमारी सारी चीज़ें हमें इसमें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अब जैसे कि और इसमें अब ये बात है कि अब इसमें ये कहा गया है कि वो विद्युत के झटके से उनकी डेथ हुई है, या जो बाघिन है उसकी मृत्यु हुई है, या फिर अवैध शिकार, ये अब दोनों मसला हो सकता है। पर हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट हो गया है पेंच टाइगर रिजर्व। अब इसको कब नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था? तो ये आपका दिया गया था 1975 में, ये नेशनल पार्क बना था। और इसको टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया आपका? तो वो किया गया है आपका 1992 में इसे टाइगर रिजर्व 1992-93 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है, अब हम इसके बारे में और देखते हैं। अब क्या है, हमारा बाघ से बाघिन यानी कि बाघों की बात आ गई है। तो बाघों की जो संख्या है पूरे भारत, बाघों की संख्या की हम बात करें तो 2022 की जो जनगणना हुई है उसके तहत लगभग जो आपका 3600, ठीक है, 3600 बाघ पूरे भारत में पाए गए हैं। उसमें से सबसे अधिक जो आपके कहाँ पाए गए हैं, वो आपके एमपी में पाए गए हैं। एमपी में लगभग 750 के लगभग जो आपका 765 शायद मैं सही हूँ तो शायद ये डाटा, तो 765 टाइगर जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और सबसे अधिक टाइगर जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, यानी कि सबसे अधिक संख्या जो है आपके टाइगरों की मध्य प्रदेश में ही। और अब टाइगर जो होता है जो बाघ है, बाघों का जो है कि आईयूसीएन स्टेटस क्या है? एक सेकेंड, आईयूसीएन स्टेटस क्या है आपका? वल्नरेबल। ठीक है, वल्नरेबल है। और बाघों को जो है आपका
आपका 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव अभ्यारण्य, हाँ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात करें तो इस अधिनियम को 1972 में लाया गया था यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना के बाद में। और विभिन्न विभिन्न पूरे विश्व में जो आपके जो हमारे विश्व जीव जंतु हैं, फ्लोरा या फोना जीव जंतुओं वगैरह के शिकार, अवैध शिकार और इन सब को देखते हुए जो है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था उनके संरक्षण के लिए। और इसी के थ्रू जो है आपका, इसके थ्रू जो है आपका बाघों को जो है कि इसकी अनुसूची 1 में रखा गया है, अनुसूची 1 में रखा गया। और अनुसूची 1 में रखने का तात्पर्य यह है कि इनका ना तो अवैध शिकार किया जा सकता है, ना ही इन जो है कि किसी भी प्रकार से इनका ना तो शिकार किया जा सकता है और ना ही इन पे किसी प्रकार का हमला वगैरह किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। और इनको जो है कि पूरी सुरक्षा दी गई है, यानी कि इन पे जो है आपका किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति अगर जो बाघों से संबंधित किसी भी कोई, या तो कोई हो सकता है कि इसमें ये भी है कि कोई ऐसी भावना फैला रहा हो या कि भाई उन बाघों को बिना यानी कि कुछ जैसे कि बहुत सा मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से अगर कोई ऐसा जो है कि बाघ पागल वगैरह हो जाते हैं या कुछ हो जाता है उनको, तो उसके लिए एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उसके बाद परमिशन के बाद जो है आपका कि बहुत रेयरेस्ट केस में जो है कि उनको जो है कि मृत्यु दी जाती है। अगर कुछ ऐसा हो कि या तो उन्हें लाइलाज बीमारी है, उससे विभिन्न जो हमारे बाघ हैं उनको भी या विभिन्न जीव जंतु हैं उस क्षेत्र में उनको भी नुकसान हो सकता है इससे, तो तब जाके उनको जो है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के परमिशन के बाद ही उन्हें जो आपका कि उनकी मृत्यु या उन्हें कुछ डोज वगैरह इंजेक्शन वगैरह से उनकी मृत्यु की जाए। अन्यथा ये किसी भी प्रकार के अवैध शिकार या जो कि जंगलों में किसी भी अवैध शिकार वगैरह, क्योंकि बाघों का इम्पोर्टेंस है, कभी कोई ख्याति प्राप्त करने के लिए उनकी खाल वगैरह है किसी न किसी चीज़ के लिए, या विभिन्न देशों में वगैरह में जो है कि इनके आयात वगैरह के उपयोग के दृष्टिकोण या से जो है उससे बचाने के लिए अनुसूची 1 में रखा गया। और इसमें यह है कि अगर उनका किसी भी प्रकार का दुरुपयोग या उनका जो है आपका कि अवैध शिकार होता है तो ये दंडनीय अपराध है, उनके साथ किसी भी प्रकार का जो है आपका, जैसे कि अब एक जो महाराष्ट्र में एक केस आया था, सुप्रीम कोर्ट में भी वो केस गया था कुछ साल पहले, कि जो आपकी जो बड़ी बड़ी छिपकली होती है, मुझे शायद नाम याद नहीं, तो बड़ी छिपकली होती है, तो उसको शायद मुझे नाम अब मैं ध्यान, एक सेकंड अगर मैं एक बार नाम ही चेक कर लेता हूँ मैं, ताकि आपको भी सहूलियत रहे। हाँ, मॉनिटर लिजार्ड जो आपका उसको अंग्रेजी में कहा जाता है। तो उनके उसके साथ जो है कि आपका कि कहीं न जो है कि कुछ लोगों ने अभद्र ता की थी और उससे संबंधित फिर उनको जो है उनको जो है कि आपका पकड़ा गया। उसके बाद उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई। तो इसके सीधा सीधा कहा गया है अनुसूची 1 में कि अगर इस अनुसूची में जितने भी जो है कि जीव जंतु रखे गए उनके खिलाफ किसी भी प्रकार के शिकार वगैरह से संबंधित कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है और इनको फुल प्रोटेक्शन की या इनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया है। अब उसके बाद एक आता है परिशिष्ट 1, उसमें भी यही बात की गई है। जो ये सिटीज़ का है, जो आपका सिटीज़ का जो होता है, सिटीज़ जो है 1973 में इसका गठन हुआ और 1975 से इसको लागू किया गया। इसमें यूनेप जो है इसकी मुख्य कार्यकारी संस्था है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये भी 1972 में ही बनी थी और इसका जो मुख्यालय है वो है आपका नैरोबी में। ठीक है, तो ये जो ये सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। इस संस्था का उद्देश्य जो है आपका किसी भी जो जीव जो आपके किसी भी जो प्रजातियां हैं, जो महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं विश्व में, सबसे की स्टोन प्रजातियां हैं जिनके जो है कि
वो खतरे में है या संकटग्रस्त है स्थिति में है, तो उनके व्यापार वगैरह के जो उनके व्यापार से संबंधित जो है ये आपका कानून है। इसमें यह है कि उनका अगर एक देश से दूसरे देश में व्यापार हो रहा है तो उससे संबंधित नियम कानून वगैरह, और साथ ही साथ उनके जो बेनिफिट्स वगैरह हैं या उनसे संबंधित जो जानकारियां हैं वो एक दूसरे देश को साझा करनी होती है सिटीज़ के तहत। और इसी के तहत जो है आपका कि इनका अवैध रूप से जो है आपका कि व्यापार करना भी प्रतिबंधित होता है। तो परिशिष्ट वन में भी इनको रखा जाता है। इसमें विभिन्न विभिन्न प्रजातियां रखी जाती है, बाघ है चीता है, शेर है, विभिन्न जो है कि उनको प्रजातियों को आपका रखा गया है। जैसे जो आपके बर्ड प्रजातियां होती हैं हमारा जो है कि, तो तमाम जो भारत में या विभिन्न पूरे विश्व में जो आपका जो जीव जंतु महत्वपूर्ण है पर्यावरण के दृष्टिकोण से, जैव विविधता के दृष्टिकोण से, उनको इसमें रखा जाता है। अब हमने ये बात कर ली और टाइगर रिजर्व की बात करते। तो पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे आपका, तो ये आपका छिंदवाड़ा में, ठीक है। छिंदवाड़ा और सिवनी डिस्ट्रिक्ट में, जो आपका सिवनी डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। और ये वही टाइगर रिजर्व है जो आगे जाके महाराष्ट्र में जो है आपका एक्सटेंशन होता है और मतलब इसका विस्तार होता है। और इसी में जो है आपके मोगली की हम बात करते हैं, जो भी प्रसिद्ध लेखक जो है कि रुडयार्ड किपलिंग जो थे, उनकी एक रचना है द जंगल बुक, उसमें जो मोगली की बात की जाती है तो वो भी कहीं ना कहीं पेंच टाइगर रिजर्व से ही संबंधित या इसी से दृष्टिकोण से या यहीं से वो ली गई है। ऐसा बताते हैं कि उस समय पे यहाँ पे ऐसा बालक जो है आपका उस समय पे रहा था। और अब हम बात एक और करते हैं टाइगर रिजर्व। अब टाइगर रिजर्व ये जो योजना शुरू की गई है ये 1972 में शुरू की गई है। कब शुरू की है, 1972-73 में शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य जो था पूरे विश्व में जो है कि आपका बिग कैट्स है, टाइगर की जो है कि शिकार वगैरह के कारण जो है इनकी पॉपुलेशन दिन ब दिन या वर्ष दर वर्ष भारत में गिरती जा रही थी, उनके संरक्षण के लिए और एक कठोर कानून के तहत इनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए टाइगर रिजर्व जो है आपका टाइगर रिजर्व की परिकल्पना शुरू की गई। इसके लिए एक महत्वपूर्ण बॉडी बनाई गई, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA। और इसके प्रमुख जो होते हैं वो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं, अध्यक्ष जो होते हैं वन एवं पर्यावरण मंत्री, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और ये जो NTCA होती है, अगर टाइगर रिजर्व जो घोषित होता है तो उसके राज्य जो है आपका अनुशंसा करते हैं कि जो है कि हमारे यहाँ से टाइगर रिजर्व आप बना सकते हैं। उसके बाद जो है कि फाइनल अथॉरिटी जो देती है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी देती है कि ये जो है आपका कि इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है। और उसके बाद जो उस टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के परिवर्तन वगैरह, राज्य सरकार अगर उसके क्षेत्र वगैरह में किसी भी प्रकार का परिवर्तन वगैरह करना चाहता है तो उसको NTCA की भी जो मंजूरी चाहिए होती है, ठीक है। और इसके अलावा एक वन्य जीव प्राधिकरण भी होता है, वो उसमें जो है कि PM हेड होते हैं, वो भी इसमें किसी भी प्रकार के जो है आपके चेंज होता है या अगर उसकी क्षेत्र वगैरह में बदलाव होता है या टाइगर को यहाँ से वहाँ शिफ्ट वगैरह करना होता है तो ये उसके लिए जो है कि प्राइम अथॉरिटी है NTCA। और इसमें अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 9 टाइगर रिजर्व हैं। और अभी सबसे लेटेस्ट जो हमारा टाइगर रिजर्व जोड़ा गया है वो माधव नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क। और ये कहाँ पे आपका शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और इसी जंगल से जो है हमारे एक बहुत मध्य प्रदेश के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जब बात करते हैं 1857 की, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को भी इसी जगह से या यहीं से आपका पकड़ा गया था। उनका नाम आप मुझे बता दीजिए। तात्या टोपे जो है आपका, इनको यहीं से, यहाँ के एक राजा थे, उन्होंने जो है कि ब्रिटिश सरकार के साथ साठगांठ करके उनको
पकड़वा दिया। उसके बाद जो है कि जॉर्ज पंचम भी इस यहाँ इस जो है कि नेशनल पार्क में उनका किला बना हुआ है, क्योंकि जब 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए थे तो उनका यहाँ पे आना निश्चित था। उस वजह से जो है कि उस समय पे जो सिंधिया रियासत के क्षेत्र में पड़ता था, तो यहाँ पे उन्होंने जो है कि केसल भवन वगैरह बनाया था, परंतु किसी कारणवश जो है कि जॉर्ज पंचम जो ब्रिटिश सम्राट थे वो आ नहीं पाए थे। ठीक है, अब हम एक और चलिए, तो ये एक पूरी है। अब इसमें ये है कि हमारे मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व, कौन कौन सा टाइगर रिजर्व कौन सा है, ये सब जानकारी हमारे पास होना चाहिए, पर हमारे पास बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है ना। अब जो है कि आपका कौन सा टाइगर 9 है तो कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, या अब हम इसमें एक और मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ एमपी का मैप बना के, ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा हमारे टाइगर रिजर्व की भी आपकी पूरी चर्चा हो जाएगी। ठीक है, ये मैं थोड़ा थोड़ा सा एमपी का मैप बनाया है। तो इसमें अब हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारे 9 नेशनल पार्क हैं। तो सबसे पहला कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है? कान्हा नेशनल पार्क ये बालाघाट और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, हाँ सॉरी, बालाघाट और मंडला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद ये जो है आपका यहाँ पे पेंच टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व। फिर ये आपका यहाँ पे एक बांधवगढ़, बांधवगढ़, बांधवगढ़ डिस्ट्रिक्ट। बांधवगढ़, ठीक है, बांधवगढ़, बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है, ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर पन्ना, पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद अब हमारा जो शिवपुरी जिले में है वो कौन सा है? माधव, जो अभी लेटेस्ट हमारा बनाया गया है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 5 हो गए हैं। अब हम 4 की और बात करते हैं। अब कौन कौन सा है आपका? एक यहाँ पे जो है आपका बैतूल वगैरह के क्षेत्र में, होशंगाबाद में मुख्यतः जो आपका कौन सा है? सतपुड़ा, सतपुड़ा नेशनल टाइगर रिजर्व जो है आपका ये बैतूल के क्षेत्र में है। ठीक है, होशंगाबाद, जो इसका नाम जो है नर्मदापुरम। ठीक है, और इसके अलावा जो है कि संजय, हाँ एक और है, मैं वही समझ रहा था, संजय, ये जो आपका शहडोल डिस्ट्रिक्ट में है, शहडोल और सीधी डिस्ट्रिक्ट में जो है कि ये सीमा पे ही है, संजय डूगरी। ठीक है, टाइगर रिजर्व। अब इसका जो है कि इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में भी है, और उसको जो है कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है आपका, तामोर पिंगला नेशनल पार्क जो है आपका, उसका छत्तीसगढ़ में नाम है। और एक और है हमारा, 2 सागर और दमोह डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका डिस्ट्रिक्ट में आपका रानी दुर्गावती, दुर्गावती टाइगर रिजर्व, या इसे ही आपका नोरादेही। ठीक है, दमोह, दमोह सागर डिस्ट्रिक्ट में। और एक और है रातापानी टाइगर रिजर्व। ठीक है, रातापानी टाइगर रिजर्व भी आपका मध्य प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व और आपका रातापानी टाइगर रिजर्व। ठीक है, बताइए कब जोड़ा गया था? कब जोड़ा गया था बताइए, बताइए। और कहाँ पे है ये बता दीजिए मुझे। तो ये आपका है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है,
भोपाल के पास में रायसेन में जो है आपका रातापानी टाइगर रिजर्व, पानी टाइगर रिजर्व। अब माधव नेशनल पार्क जो हमारा घोषित किया गया है, ये टाइगर रिजर्व, ये कौन सा वाला किया गया है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन सा नंबर का है ये, तो ये आपका है 58वां, 58 या 58वां। ठीक है, और तो 57वां कौन सा है आपसे पूछा जाएगा, 57वां कौन सा है बताओ, तो वो भी हमारा कौन सा है, चलिए आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मुझे। तो वो आपका है रामगढ़ विषधारी, जो आपका राजस्थान में पड़ता है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये दमोह है और ये आपका रायसेन है। ठीक है, या रातापानी टाइगर रिजर्व। तो इस प्रकार से जो है आपके 9 टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। अब जो है कि तो आप यही याद रखना कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व ही है, और हमने ये मैप बना ही दिया है। ये बस मैप पूरा भी नहीं है और सही बना भी नहीं है, मुझे ध्यान है बिल्कुल, पर ये एक हम जो है कि एक आकलन या एक आंकड़ा देखने के लिए कि कहाँ कहाँ है, ताकि आपको भी थोड़ा सा आपका नज़र में रहे। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के पूरे बाघों की बात हो गई है, टाइगर रिजर्व की बात कर ली हमने, इसके जो है कि पूरे तमाम जो इससे संबंधित जो कानून हैं उनके बारे में भी हमने थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ली है। ठीक है, अब आते हैं हम मध्य प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम। तो वन अधिकार, इससे सबसे जरूरी ही यही है कि वन अधिकार अधिनियम कौन सा अधिनियम है, तो ये 2006 का वन अधिकार अधिनियम 2006 का है। और इसके तहत मुख्य उद्देश्य सरकार का जो हमारे आदिवासी भाई बहन या जो आदिकाल से जंगलों में निवास करते आए हैं, उनके आवास और उनको जो है कि वहाँ पे जो वहाँ के लघु वनोपज वगैरह, ताकि उनका जो है कि आपका दैनिक जीवन वगैरह या जीविकोपार्जन के उद्देश्य से हमारा ये अधिकार लाया गया था कि वहाँ पे जड़ी बूटी वगैरह या वहाँ पे जो भी जैसे कि अब लकड़ी वगैरह के यूज़ के लिए, क्योंकि अब जैसे कि नेशनल पार्क वगैरह बन जाते हैं तो उसमें आपको कि लकड़ी वगैरह कुछ भी इकट्ठा करने के अधिकार नहीं होता है। तो इसमें क्या है कि अगर आप कोई पेड़ टूटा पड़ा है या सूख चुका है तो वहाँ से लकड़ी वगैरह ले सकते हैं। इससे संबंधित जो है कि पूरा हमारे जनजातीय क्षेत्रों में जो अधिकार की मांग की गई थी उससे संबंधित ये कानून आपका थे। तो एक तो ये है कि आपका ये कब लाया गया था, 2006, और ये क्या है तो आपका उनको अधिकार देने से संबंधित है। अब गाँव में, चलिए अब हम पूरा इरेज कर देते हैं, तेरी तो ये तो पूरा ही खत्म हो गया। इसको साफ करते हैं, साफ नहीं करेंगे ये तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए पहले साफ कर देते हैं, साफ किए बिना काम नहीं चलेगा ना, बताना तो पड़ेगा ही आपको। इसमें हम और सुधार करेंगे और बढ़िया त्वरित तरीके से आगे जाके आगे कक्षाओं पढ़ेंगे। तो अब ये यूनियन कार्बोनाइट अपशिष्ट की बात की गई है। तो हमने एक भयावह रात जो है कि हमारे मध्य प्रदेश के लिए थी, वो 3 से 4 दिसंबर 1984 की रात्रि थी। उसमें जो है कि यूनियन कार्बोनाइट जो कंपनी थी उसमें से एक जो है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है कि रिसाव गैस का रिसाव हुआ था, और उससे जो है कि वहाँ के आसपास के क्षेत्र में या भोपाल में एक सुबह बड़ी भयानक जो है कि सुबह 4 दिसंबर की रात सुबह बड़ी ही विपदाजनक स्थिति हुई और बहुत से लोगों को सांस वगैरह लेने में दिक्कतें हुई और कुछ एक लोगों की मृत्यु भी। और इस जो है कि इस जो मिथाइल आइसोसाइनाइड और इसके रिसाव से जो है कि उस पूरे क्षेत्र में वहाँ के पूरे गांव जो आसपास का जो भोपाल में आज भी मतलब लोग, सरकार एक योजना चलाती है मध्य प्रदेश सरकार, उसमें जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए आज भी जो है आपका सहायता मुहैया करवा रही है, यानी कि पेंशन वगैरह की टाइप से उनको एक सहायता मुहैया करवा रही है। और ऐसा उसका जो है कि उसका प्रकोप गर्भवती महिलाओं पर और आज भी देखा
जा सकता है, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं थी उनके बच्चों पे भी इसका दुष्प्रभाव पड़ा, यानी कि किसी को अपंगता या किसी प्रकार की बीमारी वगैरह बड़ी ही उनको जन्मजात बीमारियां वगैरह मिली। और जो उस समय पे जैसे कि एक मैं खुद मेरी मैडम रही थी, वो भी भोपाल से थी, तो वो बताती थी उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत हो गई थी, वो भी उस क्षेत्र में से ही आती थी। तो बात यूँ आई है कि जो आपका कि भारत का डेट्रॉइट कहे जाने वाला पीथमपुर, जो पीथमपुर है, पीथमपुर के तारापुर गांव में, तारापुर गांव है पीथमपुर में, वहाँ पे जो क्या हो रहा है कि ये जो कंपनी है, जो भोपाल की कंपनी से जो जो अपशिष्ट वगैरह है, वहाँ का जो वो जो कंपनी का जो सारा मटेरियल था या सारा मलबा था, वो तारापुर गांव में ले जाके यहाँ पे इकट्ठा करके यहाँ पे उसको वो कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे उसको सिस्टमेटिक तरीके से आपका तो कि उसको ख़त्म किया जाएगा, यानी कि उसको डंप करके उसका पूरा निराकरण किया जाएगा। तो इसमें विविधता ये हुई है कि सबसे बड़ी तो है कि इसमें सबसे पूछा जा सकता है कि भोपाल त्रासदी के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर इसके बारे में ये पूछा जा सकता है आपको कि ये घटना कब की गई थी। तो इसका एक, हाँ, ये एक चीज़ और 337 मीट्रिक टन, ठीक है, 337 मीट्रिक टन जो आपका अपशिष्ट जो है आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड वगैरह जो ये कंपनी थी यूनियन कार्बोनाइट के अपशिष्ट को पूरा यहाँ पे लाके जलाया जा रहा है। तो ये एक उपजा विवाद भी है, और इसमें ये है कि अब आप भोपाल से यहाँ ला रहे हैं, उसके बाद इसकी क्या गारंटी है कि मतलब कहीं ना कहीं ये कंसर्न है लोगों का, या वो जानना चाहते हैं कि अगर वो इतना दूर लाए जाके यहाँ पे आके उसको जो आपका कि पूरा उसका निस्तारीकरण या उसको जो है कि आपका जलाने की या जो प्रोसेस की जा रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये तो नहीं कि इस क्षेत्र के लोगों का जनजीवन प्रभावित हो, कहीं ना कहीं कुछ अपशिष्ट है तो कहीं ना कहीं कुछ लीक हुआ गैस वगैरह, तो उससे इस क्षेत्र के लोगों पे, जो तारापुर गांव के लोगों के पे हो सकता है कि इफेक्ट हो, तो इससे संबंधित ये विवाद उपजा था। तो एक तो ये है कि कंपनी का नाम याद रख लीजिए, मिथाइल आइसोसाइनाइड रख लीजिए, 3 से 4 दिसंबर की रात्रि को 1984 को याद रख लीजिए, और फिर ये कि कितना मीट्रिक टन है, तो ये की बात हो गई है। फिर कहाँ पे कि तारापुर गांव में लाया जा रहा है। और एक मतलब चलिए वो तो पर्सनल चीज़ हो गई कि मैं जब मैं न्यूज़ देख रहा था, तो वो एक कहीं ना कहीं होता है ना, एक न्यूज़ देख रहा था, तो ये जो तारापुर गांव में एक महिला थी, उनसे बड़ा ही विनम्र शब्दों में एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि आपको कोई कंसर्न नहीं है, ये लोग यहाँ पे ला रहे हैं आप इसमें, तो क्या उन्होंने बड़ा ही मार्मिक सा जवाब दिया, और वो वाकई में हमारे लिए बड़ा ही सोचने का विषय है कि उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने ये कहा कि सर हम तो गरीब हैं, हम क्या ही कर सकते हैं। उन्होंने इस तरीके से अपनी बात रखी। तो उन्होंने ये जाहिर किया कि हमारी कौन ही सुनेगा, सरकार को जो करना है वो करेंगे। तो वैसा है नहीं, वैसे सरकार सुनती है, पर फिर भी कहीं ना कहीं ये एक दिखाता है हमारे कि कहीं ना कहीं आज भी लोगों की जो है कि, तो उससे संबंधित उनको अवगत कराना पड़ेगा, आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि हम इस तरीके से जो है कि आपको करेंगे, इसका निस्तारण करेंगे ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। तो लोगों को विश्वास में लेना सरकार का कार्य है, नैतिक दायित्व है, वो करना चाहिए। तो मुझे बस वही मार्मिक दृश्य बड़ा याद आ जाता है। तो उसमें जो वो जिस वे में कहती हैं, आप खुद सोचेंगे कि अरे यार, मतलब वाकई में ये तो सही है। अब ये है आपका कि उच्च न्यायालय ने जंगली हाथियों की सुनवाई को स्थगित कर दिया है। अब ये विवाद इस तरीके से उपजा था कि मध्य प्रदेश में आपका हाथियों की संख्या है, जंगली हाथियों की संख्या है, हाथी है हमारे ईस्ट साइड में, जैसे कि बालाघाट वगैरह के क्षेत्र में, उस साइड में आपका हाथियों की संख्या मध्य प्रदेश में है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से इस क्षेत्र में आते जाते रहते हैं। परंतु हमारे यहाँ कोई जो है आपका कि एलिफेंट जो है कि हाथी गलियारा वगैरह या एलिफेंट रिजर्व हमारे यहाँ पे है नहीं। तो उससे संबंधित जो है आपका कि विवाद उपजा था। तो क्योंकि कहीं ना कहीं ये होता ही है कि जंगली हाथी वगैरह कहीं ना कहीं लोगों के खेतों में, किसानों के नुकसान करते, तो उससे संबंधित ये विवाद था। तो उसने सुनवाई को स्थगित कर दिया, यानी कि समय बढ़ा दिया है। बस ये एक बात थी। फिर मध्य प्रदेश ने TWARIT जो है कि आपका प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो TWARI यानी कि
ट्रांजिशन ऑफ वारंट समन इन स्पोर्ट्स बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो है आपका कि ट्रांजिशन ऑफ वारंट एंड क्या है आपका समन रिपो अच्छा रिपोर्ट्स बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये बड़ा ही तो इतना बड़ा नाम है। तो इसका जो है कि ये आपका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा एमपी हाई कोर्ट ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य जो है आपका कि समन और क्या है आपका एक और चीज़ बताइए, वारंट, समन और वारंट, जो समन और वारंट जो आपका हाई कोर्ट के द्वारा निचली अदालतों को या विभिन्न सरकारी पदों के ऑफिसर या किसी न किसी व्यक्ति विशेष को भी हो सकता है, या फिर आपका किसी कंपनी वगैरह को जो है आपका समन या वारंट जारी किया जाता है अगर उनके द्वारा किसी प्रकार के कानून की अवहेलना होती है या किसी मुद्दे को लेकर या किसी कानून से संबंधित या किसी विवाद से संबंधित उनको इसमें तलब किया जाता है। तो उसके लिए समन और वारंट सरकार के द्वारा भेजा जाता है, और अगर आप समन या वारंट पे आते नहीं है तो फिर आपको जो है आपके घर पुलिस आती है और फिर वो आपको ले जाती है और कोर्ट में पेश करती है। तो ये समन और वारंट के लिए जो आपका इस प्लेटफॉर्म का आप सरकार यूज़ करेगी। पहले यानी कि आपके घर पे आता था, तो अब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से या कहीं ना कहीं अब डिजिटलाइजेशन की तरफ जो है हमारा हाईकोर्ट बढ़ रहा है। अब एमपी हाईकोर्ट की स्थापना की बात करें तो ये 2 अक्टूबर 1936 को मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट की, अब एमपी हाईकोर्ट जो आपका 2 अक्टूबर 1936 को इसकी स्थापना की गई थी, क्योंकि 1935 के एक्ट के तहत जो आपका विभिन्न राज्यों में जो है हाई कोर्ट की स्थापना और की गई थी। तो उसमें जो है कि एमपी में हाई कोर्ट की सबसे पहले ये हाई कोर्ट जो आपका नागपुर में था, परंतु जब मध्य प्रदेश बना उसके बाद ये आपका कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, 1958 में 57-58 में ये आपका हो गया जबलपुर में। ठीक है, अब ये जो है आपकी इससे संबंधित खबर होती है। उसके बाद चलिए, तो ये है कि चलिए अब हम और अभी ये आ गया है कि पेंच टाइगर रिजर्व में बेनामी संपत्ति। तो ये कुछ नहीं है आपका, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि टाइगर रिजर्व के आसपास में जो है आपका सरकारी ज़मीन वगैरह होती है, तो कुछ न कुछ लोग या कहीं कोई संस्थाएं वगैरह या लोग वगैरह उस पर अधिग्रहण कर लेते, तो उससे बेनामी संपत्ति वगैरह से संबंधित कोई जो है आपका न्यूज़ रही होगी, तो ये फिर से पेंच टाइगर रिजर्व की चर्चा आती है। तो हमें हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए कि पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में हम पूरा पढ़ लें कि यहाँ पे जो है आपका कि कब नेशनल पार्क बना, कब टाइगर रिजर्व बना, या किस ज़िले में है, कोई सी नदी, कौन सी नदी बहती है, तो उसके बारे में, पेंच नदी या वर्धा नदी इस क्षेत्र से बहती है तो उसके बारे में हम पता कर लें, या ये किस राज्य में से साथ में सीमा साझा करता है तो वो कर लें, या इससे संबंधित कोई विशेष पशु या जो है कि प्रजाति या जीव जंतु जो है आपका चर्चा में रहा है तो उससे संबंधित हम ये देख लेते। अब एनडीएमसी के द्वारा टाइगर रिजर्व के पास हीरा खनन को जो है आपका उत्खनन, तो नेशनल माइनिंग डायमंड कॉरपोरेशन जो है आपका उसके द्वारा टाइगर रिजर्व यानी कि पन्ना, यहाँ पे आ रही है पन्ना टाइगर रिजर्व की बात। पन्ना टाइगर रिजर्व की जो है आपका पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में जो आपका हीरा पन्ना में जो है कि विश्व प्रसिद्ध है कि मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है पूरे भारत का जहाँ पे पन्ना में हीरों की खानें हैं और हीरा खदान आपका हीरा की खनन होता है, खनन उत्खनन। तो ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है तो इसमें जो है आपका इसके क्षेत्र में भी अब हीरा खनन के लिए जो आपकी मंजूरी एनडीएमसी ने तो दे दी है, पर अभी और एक तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की परमिशन चाहिए, और इसके बाद पर्यावरण जो है कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ईईपी है नी, पर्यावरणीय प्रदर्शन मूल्यांकन करके जो है आपका तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होगा। उसके बाद जो है कि नेशनल टाइगर एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 2010 में बनाया गया था। ठीक है, तो इसके तहत ये मंजूरी देगा, उसके बाद यहाँ पे ये खनन उत्खनन हो सकता है। ठीक है, खनन जो होता है आपका
कि लंबवत जो लंबाई में थोड़ा थोड़ा खोदते जाते हैं उसे खनन, और उत्खनन यानी कि और डीप तक जो खनन होता है उसे उत्खनन बोलते हैं। अब इसके बाद आई है एक स्थानांतरण नीति 2026। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये नीति लाई गई है। इसमें मंत्रियों के को जो है कि जैसे कि कोई ऑफिसर वगैरह जो होते हैं, सरकारी अधिकारी वगैरह, उनके ट्रांसफ़र वगैरह में कई प्रकार की बाधा आती है, क्योंकि बहुत से ऑफिसर वगैरह या करप्शन या किसी न किसी प्रकार से जो है कि किसी ऑफिसर और वहाँ के जो है कि क्षेत्रीय नेता के बीच में संघर्ष के कारण उसकी जो है कि उस क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है या लोगों का नुकसान होता है। तो इस प्रकार की समस्या हमें देखने को मिलती है। पर ये भी होता है कि कहीं कहीं पे जो है कि नेता जो मंत्री वगैरह होते हैं वो करप्शन के लिए भी ऐसा करते हैं। पर ये नीति का उद्देश्य, मेन मुख्य उद्देश्य ये है कि ये जो क्षेत्र इसका मुख्य उद्देश्य जो मंत्री वगैरह जो ये ट्रांसफ़र वगैरह में जो दिक्कतें हो रही थी, तो उनको जो है कि आपका ऑफिसर वगैरह का जो है कि ट्रांसफ़र के लिए आसान, मंत्री अपने आदेश से ही जो है ट्रांसफ़र करवा सके, इससे संबंधित ये पूरी रिपोर्ट थी। ठीक है, अब हम ये जो है कि पूरा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर जनवरी का हो चुका है। इसमें हमने पूरे जो हमारे जो चीज़ आई है, बातें आई हैं, उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है, और इसमें और भी चर्चाएं की जा सकती हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें बची हुई हैं, अब और विस्तार से हम और पढ़ सकते हैं, पर सबसे बड़ी बात है कि हमारे समय की कमी भी है, और दूसरा उद्देश्य है कि हम अनाधिक पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। ये उतना ही पढ़े जितना हमारी परीक्षा से दृष्टिकोण से जरूरी है। पता चले हम पढ़ते, हम भी क्या है, हम पहले पढ़ते हैं, तैयार करते हैं, उसके बाद आपको पढ़ाते हैं, तो हम तो करते जाएंगे, पर उससे ना आपका लाभ ना हमारा लाभ, है ना। तो वो इस वजह से इतना ही। और मैं तो कह रहा हूँ, आप मैं इतना पढ़ाया हूँ, पर मैं तो खुद छात्र हूँ एमपीपीएससी का। आपको इन लाइनों में से बस आपको मिल जाएगा, सीधे पूछ लेंगे वन अधिकार अधिनियम, यूनियन कार्बोनाइट का कचरा कहाँ पे लाया गया, तारापुर में, पीथमपुर में। फिर आपका ट्वारिट प्लेटफॉर्म के बारे में, ट्वारिट प्लेटफॉर्म के बारे में पूछ लेंगे, पेंच टाइगर रिजर्व से संबंधित पूछ लेंगे, स्थानांतरण नीति के बारे में पूछ सकते हैं कि कब आई थी, स्थानांतरण संशोधन नीति कब आई 2025 में। तो ये संबंधित इतना ही आता है एमपीपीएससी के एग्ज़ामों में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अब हमारा फरवरी का जो है हमारा थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। 1 फरवरी का मेरे पास छूट गया था, तो मैंने उसे लास्ट में आपका लगा दिया था। ये फरवरी का मंथ, ये फरवरी, ठीक है, फरवरी। चलिए, आप फरवरी भी हम पूरा कर लेते हैं, और आज फरवरी को हम ख़त्म कर देंगे, उसके बाद ही क्लास समाप्त करेंगे। क्लास लंबी ज़रूर है, पर उद्देश्य हमारा यह है कि आप भी थोड़ा लाभान्वित हो इससे। पता चले बस लाइन लाइन पढ़ा देंगे तो आप भी कहेंगे कि क्या ही पढ़ाया है, और ना आपको लाभ होगा ना हम। अब मध्य प्रदेश ने भारत और जापान के संबंधों को सशक्त किया गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जापान, और ये एक लाइन है कि मध्य प्रदेश में सशक्त किया है। इसका उद्देश्य यही है कि मध्य प्रदेश में जो है आपका सीएम, हमारे जो सीएम वगैरह हैं, उनने क्योंकि कोई भी राज्य चाहता है कि मध्य प्रदेश में जो है आपका कि निवेश आए, उससे संबंधित भोपाल वगैरह जो है, एक तो इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी हमारे यहाँ पे। कौन सी इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी। अब इसके बारे में हम, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, समिट हुई थी, भोपाल में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? भोपाल में हुई थी। और कब हुई थी ये आपके 28, हाँ 2 से 3 दिन हुई, हाँ 28 से 31 फरवरी तक जो आपके भोपाल में आयोजित हुई थी। और इसमें जो है आपका विश्व के तमाम जगहों से जो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वगैरह आए थे, और ये भोपाल में हुई थी। तो इसमें भोपाल में होने का उद्देश्य यही था कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट या निवेश को आकर्षित किया जाए। अगर मध्य प्रदेश में निवेश आएगा तो मध्य प्रदेश में विकास होगा तो लोगों का रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी आएंगी, रोजगार भी देंगी, और साथ में क्षेत्र का डेवलपमेंट भी होगा, तो उससे लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो आय बढ़ेगी तो जीवन शैली या जीवन निर्वाह जो उनका जो है कि लाइफ स्टाइल या जीवन जो जीने में जो है कि उनको लाभ होगा, और प्लस उनकी जो आजीविका वगैरह में भी सुधार होगा, और गरीब कल्याण वगैरह के उद्देश्य से जो सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है वो होगा। और अब लोगों का डेवलपमेंट होगा तो देश का तो स्वाभाविक है, राज्य का भी स्वाभाविक है, इस उद्देश्य से। ठीक, अब आईआईटी इंदौर ने एग्री हब का उद्घाटन किया है। तो आईआईटी इंदौर के बारे में हम
एग्री हब क्या है कि ये एक जो है आपका कि आर्टिफिशियल लर्निंग या मशीन लर्निंग या आपका जो डीप लर्निंग की हम बात करते हैं तो उससे संबंधित जो है आपका एक एग्री हब जो है आपका इसने स्टार्ट किया है। ठीक है, जो जो मेटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मंत्रालय और एमपी गवर्नमेंट के जो है जो एग्री हब का उद्घाटन किया गया है। एग्री हब जो है आपका इस प्रकार की जो योजनाएं होती हैं इनका मुख्य उद्देश्य है कि आपका ड्रोन प्रौद्योगिकी वगैरह को बढ़ावा देना और एक ही स्थान पे एग्री हब यानी कि जो है कि आपका ड्रोन प्रौद्योगिकी वगैरह के लिए आपको रेंट वगैरह पे भी ये मिल सकती है ये चीज़ें, जो आपके इक्विपमेंट वगैरह इससे संबंधित जो है आपका पूरा। और जो है आपका कि और एग्री हब में जो है कि आपका खेती से संबंधित जितना भी आपका एआई वगैरह का यूज़ किया जा सके उसको बढ़ावा देने के लिए ये इंदौर में किया गया था, आईआईटी इंदौर के द्वारा। और आईआईटी इंदौर ने जो है आपका एग्री हब का उद्घाटन किया था। और इसमें जो है कि किस किस का, मेटी और हमारी एमपी गवर्नमेंट का भी। अब फिर से आपकी कान्हा टाइगर रिजर्व की बात है गई है, तो कान्हा टाइगर रिजर्व के बारे में क्या बात है गई है कि कान्हा टाइगर रिजर्व जो है आपका ये कहाँ पे है सबसे पहले, तो ये आपका बालाघाट और मंडला डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क भी है। और इसमें जो है कि बंजरो हालो, यही है ना, बंजर और हालो दो जो है आपके वो थे टाइगर रिजर्व थे, उनको मिला के आपका कान्हा टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई थी। कहाँ पे, कान्हा टाइगर रिजर्व बालाघाट मंडला में। फिर कान्हा टाइगर रिजर्व किस क्षेत्र में पड़ता है, कौन कौन सी प्रजातियां हैं यहाँ पे, भूर सिंह द बारासिंगा जो कि IUCN में जो है कि वो भी वल्नरेबल है, प्लस अनुसूची 1 में है WPA यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, और सिटीज़ की परिशिष्ट वन में भी वो है, यानी कि महत्वपूर्ण संरक्षण की उन्हें ज़रूरत है। और उनके खिलाफ किसी प्रकार के शिकार वगैरह की जो कोशिशें होती हैं या शिकार कोई करता है तो उनको कानूनी रूप से जो है कि कानूनी दंड दिया जाएगा या उसमें जो है कि आर्थिक दंड का भी प्रावधान है, तो ये किया जाएगा। तो ये आपका कहाँ पे, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे, बालाघाट और मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अब फिर बात आती है मध्य प्रदेश में आईटी निवेश का नया केंद्र। तो आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में जो है कि अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग शहरों में, जैसे कि मध्य प्रदेश के सबसे अधिक जो है आपका इंदौर में आता है, फिर भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और भी जो है कि आपके राज्यों में मध्य प्रदेश में आईटी हब इन्वेस्टमेंट निवेश आ रहा है। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो कंपनियां होती हैं खासकर वो आपकी सेवा से संबंधित होती हैं। मुख्यतः क्या होता है कि वो आउटसोर्सिंग पे काम करती हैं, जैसे कि वो कंपनियां यहाँ पे जो है अपना एक सेटअप करती हैं और फिर यहाँ के लोगों को वो यहाँ को रोज़गार देती है और यहाँ से जो है कि जो भी सर्विसेज हैं जो मुहैया होती हैं वो दूसरे देशों में या आउटसोर्स की जाती है, बाहर पहुँचाई जाती है। तो ये आईटी के निवेश का नया केंद्र बनते जा रहा है। पहले जो है आपका कर्नाटक में कर्नाटक जो का जो सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट, एक्चुअली में सिलिकॉन वैली जो है आपकी वो अमेरिका में सिलिकॉन वैली का जो एरिया है वो कैलिफोर्निया का क्षेत्र है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आईटी कंपनीज़ वगैरह हैं। तो वहीं से और वहीं पे स्टार्ट किया गया था सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट जो अमेरिका में, उसी को के तर्ज पे हमने भी सिलिकॉन वैली हमारे प्रोजेक्ट चालू किया और उसी के लिए हमारे सिलिकॉन वैली जो आपका किसको बोला जाता है मध्य प्रदेश भारत में, वो बोला जाता है बेंगलुरु को, यानी कि जहाँ पूरा आईटी कंपनीज़ का पूरा हब होता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में निवेश का नया केंद्र आया है। तो ये इन्वेस्टमेंट समिट वगैरह भी हुई है, तो इन सब से आपका कि ये आया है। ठीक, तो इसी में है कि राज्य सरकार की आईटी और यहाँ पे डाटा सेंटर्स जो आईटी पार्क्स वगैरह को जो आईटी पार्क्स वगैरह मध्य, जैसे इंदौर में, भोपाल में, अब सब हर शहर में जो मध्य प्रदेश खासकर मुख्य शहरों में आईटी पार्क वगैरह बनाए जा रहे हैं। आईटी पार्क वगैरह जो बनते हैं, आईटी पार्क में जो है कि फिर बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, जो आईटी कंपनीज होती हैं वो सीधे वहाँ पे अपना जो है आपका ऑफिस सेटअप करती हैं, प्लस लोगों को रोज़गार वगैरह मुहैया, मुख्य उद्देश्य लोगों को रोज़गार, विकास, लोगों का विकास करना। और जो है आपका मध्य प्रदेश में अगर निवेश आएगा तो सरकार के पास भी जो है आपका कर वगैरह, टैक्स वगैरह बढ़ेगा, उससे हमारी सबका मध्य प्रदेश का भी विकास होगा और पूरे देश का भी विकास होगा।
ठीक है, हाँ वही बंजर हालो 1955 में, वही है कि इसको 1955 में आपका नेशनल पार्क और 1973 में आपका टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और फिर आपका भूर सिंह द बारासिंगा जो वल्नरेबल है उसके बारे में भी यहाँ पे बात की। अब फिर से आपका कौन सा 57वां टाइगर रिजर्व कैसे बनाया गया है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है आपका शिवपुरी में, ठीक है, शिवपुरी जिले में है। प्लस अब यहाँ पे आपके इसके बारे में इससे जो है आपका एक सांख्य हाँ सांख्य वन्य सांख्य अभ्यारण्य है ना, सांख्य अभ्यारण्य या जो है आपका कि ये सांख्य जो है आपका सांख्य सागर जो है कि सांख्य सागर जो है आपका ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। और ये जो है आपकी रामसर साइट भी है, ठीक है, रामसर साइट जो है आपका रामसर ईरान में एक जगह है रामसर, जो आपका किस कैस्पियन सागर के किनारे रामसर है। वहाँ से 1972-73 में ही आपका ये एक सम्मेलन हुआ था 1972-73 में, 1975 से इसे लागू किया गया, ठीक है। और ये जो है आपका रामसर स्थल वही इसी से रामसर साइट। और यहाँ पे जो आपकी NS-3 की जो बैठक हुई थी उसमें रामसर साइट में ये निर्णय हुआ कि जो विश्व की तमाम जो जैव विविधता स्थल है या जो रामसर स्थल है, यानी कि जो जैसे कि जलोढ़ पंख वगैरह या क्षेत्र या दलदल भूमि वगैरह का क्षेत्र जो होता है, वहाँ पे जो है कि वो सबसे महत्वपूर्ण जो जैव विविधता क्षेत्र होते हैं, तो उनके संरक्षण के लिए ये रामसर साइट या रामसर कन्वेंशन शुरू किया गया। और इसके तहत जितने भी जो जैव विविधता से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो कि आपका दलदल भूमि वगैरह के क्षेत्र हैं, उनको घोषित किया जाएगा और उनको राष्ट्रीय संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण के दृष्टिकोण से रखा जाएगा। उसी से संबंधित 1973 में ये रामसर सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये ईरान में रामसर जगह है एक, जो आपका काई के किनारे है, कैस्पियन सागर के किनारे, वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। 1975 से लागू किया गया है। और इसमें जो आपका अभी वर्तमान में जो है आपका 95 लगभग 95 शायद हो सकता है, एक दो ज़्यादा कम हो, 94-95 जो है आपके टोटल रामसर साइट मध्य प्रदेश में है, सॉरी भारत में है। उसमें से मध्य प्रदेश में कितनी है आपकी? 5 रामसर साइट है। कौन कौन सी आपकी? पहली आपकी भोजताल है 2003 में, इसे 2003 में घोषित किया गया था, ठीक है, भोजताल भोपाल वाली। उसके बाद यशवंत हाँ क्षीर सागर भी है, एक क्षीर सागर है, क्षीर सागर, यशवंत सागर, एक सांख्य सागर, और एक और है क्षीर सागर, यशवंत सागर, सांख्य सागर, और एक और का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। सॉरी, अच्छा शीरपुर है ये, है ना, ये शीरपुर है। और एक और है आपका तवा जलाशय, ठीक है, होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम शहर में, ठीक है। तो ये आपके रामसर क्षेत्र हो गए 5। अब देखिए, अब ये भी हमारा एक काम पूरा हो गया। अब यहीं से आप तवा जलाशय, ठीक है, ये कहाँ पे आपका? नर्मदापुरम में, ठीक है, नर्मदापुरम में। ये शिवपुरी में, ये दोनों इंदौर में,
और ये भोपाल में, ठीक है। अभी सबसे जो है आपका ये सिरपुर और ये अभी आपके घोषित किए गए, कौन सा, सांग सागर और सिरपुर सागर जो आपका इंदौर में, ठीक है। तो ये हमारी 5 रामसर साइट्स हो गई हैं, ठीक है। अब हमने माधव नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व को पढ़ लिया और साथ ही साथ हमने पढ़ा कि आपका क्या है रामसर साइट या रामसर कन्वेंशन से संबंधित भी हमने त्वरित बात कर ली और उतने ही हमारे इम्पोर्टेंट है। अब वैश्विक यूनाइटेड कॉन्फ्रेंशियल जो है आपका कॉन्क्लेव, तो ये कहाँ पे हुआ है आपका, इससे संबंधित हमारी चर्चा आती है। अब तो कहाँ पे हुआ है, सबसे पहले तो ये हुआ है आपका सबसे पहले कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है उज्जैन में, ठीक है, उज्जैन में हुआ है। और कब हुआ है, तो ये हुआ है आपका 14 से 15 फेब, ठीक है, 14 से 15 फेब 2025 को आपका इसका आयोजन हुआ है। वैश्विक यूनाइटेड कॉन्शियसनेस काउंसिल जो आपका हुआ है कॉन्क्लेव, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है कि आपका देश दुनिया में शांति वगैरह स्थापित करने के कॉन्शियसनेस, ठीक है ना, हाँ, कॉन्शियसनेस कॉन्क्लेव हुआ तो देश दुनिया में शांति वगैरह स्थापित करने के उद्देश्य से शांति की जो है आपका शांति या संस्कृति स्थापित करने, शांति की संस्कृति वगैरह जो है आपके स्थापित करने के लिए ये यानी कि जैसे कि भारतीय संस्कृति जो है कि शांति की बात करती है, या पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा उद्देश्य है पूरे विश्व को हमारा घर समझना है और सभी के लिए समान अवसर वगैरह, या जो हम सभी को है कि किसी भी प्रकार के भेदभाव वगैरह रहित पूरे विश्व में हम सबको अपना भाई बंधु या भाईचारे में समझ के जो हमारा दृष्टिकोण है उसी में है आपका कि ये पूरे विश्व को एक साथ लाने की यूनाइटेड कोशिश है। फिर अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अब अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पे है ये आपको जानना पड़ेगा, तो कहाँ पे है ये बताइए, ये आपका रीवा में, रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। और अब हम बात करते हैं कि विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश जो होता है बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिला के जो विंध्य प्रदेश बना था उस समय पे रीवा स्टेट जिसे बोला जाता था, ये रीवा स्टेट के पहले जब 1957 में 1947 में भारत की आज़ादी के बाद जब पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी और पार्ट डी करके जो है कि चार जो है कि भाग बनाए गए और उसमें पूरे भारत के क्षेत्र को बांटा गया था, राज्य रजवाड़ा वगैरह। तो उसमें पार्ट बी और सी में जो आपका कि बी पार्ट ए, बी और सी में जो है आपके, तो बी में आपका ये तब जो है आपका ये जो क्षेत्र था विंध्य प्रदेश, तो इस क्षेत्र को मिला के इनको विंध्य प्रदेश की स्थापना की गई थी, विंध्य प्रदेश की स्थापना की गई थी। और इसके जो पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, तो वो अवधेश प्रताप सिंह थे। कब बने थे ये, 1948-49 तक, ठीक है, 1948-49 में जो है आपका 48-49 में जो है आपका ये यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे। और यहाँ के जो है आपका कि प्रदेश प्रमुख थे वो यहाँ के जो उस समय पे यहाँ के जो राजा थे वो यहाँ के प्रमुख हुए थे, ठीक है, विंध्य प्रदेश के मुख्य हुए थे, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे हमारा है लाडली लक्ष्मी बहना या लाडली बहना योजना। अब हमको फिर से थोड़ा सा पेज की बात करनी ही पड़ेगी। लाडली बहना योजना, है ना, लाडली बहना योजना ये 23 मई 2023 को जो है ये आपकी योजना लाडली बहना, राइटिंग थोड़ी माफ़ कीजिएगा, लाडली बहना योजना सही से लिखने दीजिए आप मुझे, नहीं तो हमारी ठीक है। फिर वही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो
तो लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना 23 मई 2023 को शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था महिलाओं के आर्थिक रूप से सशक्तिकरण के उद्देश्य से ये योजना बनाई गई थी। इसमें एक क्राइटेरिया जो आपका कि विवाहित महिलाएं जो 21 वर्ष से आपका कितने वर्ष तक की हैं, आपके 60 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं उनके लिए आपका ये योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य उनका आर्थिक सशक्तिकरण था। उस समय पे ये शुरू में 1000 रुपये प्रति माह दिए जा रहे थे, उसके बाद ये 1250 हुए और अब वर्तमान में ये आपका 1500 रुपये प्रति माह आपका कर दिया गया है। ठीक है, और इसमें ये एक तो ये है कि कौन सी महिलाएं होंगी और वो विवाहित होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, विवाहित महिलाओं की बात की गई है। ठीक, विवाहित महिलाओं की। और इसमें ये है कि एक ये है कि आपका एक मिनिमम क्राइटेरिया एक तो कि 4 पहिया वाहन वगैरह नहीं होना चाहिए, या आपके घर में जो कि 4 पहिया वाहन में ट्रैक्टर वगैरह को भी गिनाया गया है। प्लस जो है कि आपके 2 एकड़ से अधिक ज़मीन वगैरह नहीं होना चाहिए। पर ये क्राइटेरिया आपका सिर्फ क्राइटेरिया ये जो सक्षम लोग हैं या जो सक्षम महिलाएं हैं जिनके घर पे हैं मतलब गाड़ी घोड़े वगैरह भी हैं, वो भी इस योजना का लाभ ले रही है। तो ये एक तो वही है कि मिस टारगेटिंग तो हो ही रही है। पर इसमें ये है ना कि हमारे यहाँ पे इसकी बहुत समस्या है। खैर सरकार इस पे काम कर रही है, धीरे धीरे आपका इन सब चीज़ों पे काम होगा। तो बस यही था हमारा। अब हमारी योजना है कि मध्य प्रदेश में पहली बार सफल बार हृदय अगली बार से थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि ये पूरा PDF में आपको साथ में ही प्रोवाइड करवा दिया जाए। अब इसमें ये है कि आपका जल्दी से ख़त्म करते हैं हम कि मध्य प्रदेश में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण किया गया। तो कहाँ पे किया गया है ये आपका, तो ये आपका किया गया है एम्स भोपाल में किया गया है। और हृदय जो है आपका कहाँ से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर से। तो कहाँ पे किया गया है, तो भोपाल एम्स में यही पूछ लेगा आपका कि ये एम्स में किया गया है। और कहाँ से लाए थे, तो आपका कि जो आपका सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जो आपका जबलपुर में, वहाँ से यहाँ पे हृदय प्रत्यारोपित किया गया था। और ये किस माध्यम से किया गया था, जो कि एयरलिफ्ट के माध्यम से आपका किया गया था। अब फिर ये आपका कि जागरूकता अभियान, ये एक महत्वपूर्ण है और हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। आपने मध्य प्रदेश में पूरे देश में ही और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में सबसे उल्लेखनीय कार्य जो सरकार का हुआ था वो था लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना जो आपके शुरू की गई थी, वो कब शुरू की गई थी, लाडली लक्ष्मी योजना, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, लाडली लक्ष्मी योजना भी का उद्देश्य भी यही है। लाडली लक्ष्मी योजना या लाडली लक्ष्मी योजना का जो उद्देश्य यही है कि जो हमारी बच्चियां हैं उनके जो है आपका कि लोग जो आपका कि भ्रूण हत्या थी उसको रोकने के लिए और महिलाओं के प्रति जो लोगों के दृष्टिकोण को बदलने के उद्देश्य से जो कार्य किया गया था, उसी में आपका जो है कि एक सबसे महत्वपूर्ण था आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी, तो 2015 में ये योजना शुरू की गई थी। और इसके 10 वर्ष होने के उपलक्ष्य में ही आपका जागरूकता अभियान शुरू किया गया था, ठीक है। और ये जो योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसने कहेंगे कि हम अच्छी खासी उपलब्धि हासिल की है। मध्य प्रदेश में भी अब सेक्स रेशियो में जो है आपका
आने वाले सेंसेक्स में आप देखेंगे कि इसमें बदलाव हुआ है या इसमें बढ़ोतरी हुई है। अब इसमें एक चीज़ ये है कि इसमें सबसे 10 वर्ष पूर्ण हुए तो कब लागू की गई थी आपकी 2015 में 22 जनवरी को। ठीक है, तो ये आपका एक महत्वपूर्ण है कि 22 जनवरी 2015 को लागू की गई थी और इसके 10 वर्ष होने पे जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इसमें है कि पॉक्सो एक्ट जो आता है वो पॉक्सो एक्ट के बारे में हम पढ़ लेते हैं, उसको देखते हैं। 14 नवंबर 2012 पॉक्सो। ये कानून जो है कि मुख्यतः वैसे तो इस कानून का उद्देश्य जो है बच्चियां वगैरह या जो जितने भी जो 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, जो लड़के लड़कियां हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न से के लिए या यौन उत्पीड़न संबंधी केसों में जो केस हैं या उनसे बचाने के लिए या एक समाज में ऐसा दृष्टिकोण देने के लिए कि इससे संबंधित हम सरकार जो है कि बहुत ही कड़े कानून और सशक्त कानून लाने के उद्देश्य से पॉक्सो एक्ट लाया गया था। इसका उद्देश्य यही था कि इतना कड़ा कानून लाने का उद्देश्य यही था कि लोगों इस प्रकार के जो है कि कृत्य वगैरह से जो है कि दूर रहें और साथ ही साथ इसका एक ये दृष्टिकोण दिखाना था कि सरकार इसके प्रति बिल्कुल मिशन मोड में है, यानी कि इस प्रकार के किसी भी प्रकार के इस प्रकार के कृत्य को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। और अब तो उसमें फांसी का प्रावधान भी, अगर 14 वर्ष से नीचे की बच्चियों के साथ किसी भी प्रकार का कोई दुष्कर्म पाया जाता है और जो है कि वो साबित होता है तो उससे जो है आपका कि फांसी की सज़ा दी जाएगी। प्लस फास्ट ट्रैक कोर्ट भी इसमें शामिल कर दी गई है। पॉक्सो एक्ट कब लागू किया गया था? तो 14 नवंबर 2012 को। इस कानून के बाद थोड़ी सी जो है आपका कि कहीं ना कहीं बदलाव तो आया है, पर अब और पहले में अंतर है कि हमारे यहाँ पे जो है कि पहले बच्चे बता नहीं पाते थे, पर अब जो है कि धीरे धीरे बातें या केस बाहर आ रहे हैं। ये बात है कि केसों में बढ़ोतरी हुई है, ये एक जो है आपका कंसर्न का विषय है। परंतु फिर भी पहले केस भी नहीं होते थे फाइल, अब केस हो रहे हैं, तो ये केस फाइल हो रहे हैं, ये बड़ी बात है। पर हमारा उद्देश्य यही है कि भाई किसी भी प्रकार के बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न की जो है आपकी शिकायत ना हो। और मैं तो यही चाहूँगा कि इस प्रकार की अभद्रता या इस प्रकार का जो है कि जो व्यक्ति करता है ये हमारे समाज के लिए एक कहीं ना कहीं काला दिन ही होता है। जब ऐसा कभी होता है तो ये हमारे समाज के लिए एक काला दिन होता है। और मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा, वैसे तो हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है और परंतु ये बात नागवारी नहीं है कि वो लोग भी जो है ये कृत्य करने वाले हमारे समाज में मौजूद है। तो उनसे यही है कि बाकी तो सरकार आपसे निपट ही लेगी, पर ऐसे कृत्य करके किसी को कोई लाभ नहीं है, तो आप ऐसे कृत्य ना करें, ये हमारी आपसे गुजारिश है। ठीक है, और ना करें। और इसी के साथ जो है कि समाज में अगर कोई व्यक्ति ऐसा होता है, जब आपको लगता है कि बच्चे जो है आपका कि कोई एक तो बच्चों को भी बताना चाहिए अगर उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति, क्योंकि ये जो है कि ज़्यादातर केसेस में क्या हुआ है कि उनके पारिवारिक लोग ही इस प्रकार के पृष्ठभूमि में आए हैं या इस प्रकार के जो है आपके दंड में पकड़े गए हैं, जो उनके पारिवारिक लोग ही थे। तो इससे संबंधित आप भी कंसर्न रहिए, प्लस बेड टच को आप जानिए, बच्चों को ये सिखाइए, बच्चों को अच्छी चीज़ें बताना और बच्चे को इतना सहज महसूस करवा देना कि इस प्रकार की कोई भी घटना हो, बच्चियाँ बच्चे, तो वो अपने माता पिता को बता सके। ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि बच्चे माँ बाप के डर से वगैरह से इतने वो घबरा जाते हैं कि वो इस प्रकार की जो है आपका वो इस उत्पीड़न को झेलते जाते हैं और एक समय बाद इन्हें तो इससे अच्छा है कि ये जो बीमारी है ये शुरू होते ही उसको ख़त्म कर दिया जाए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अब हम ज़्यादा बात नहीं करें क्योंकि हमारी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल में 10 से अधिक नीतियों को मंजूरी दी। तो विभिन्न समय में विभिन्न मंजूरियां सरकार देती रहती है। ठीक है, ठीक है। फिर आप कहें कि औद्योगिक संवर्धन नीति जो आपकी कब लागू की गई थी? तो वो आपके 2025 में औद्योगिक संवर्धन नीति जो आपकी लागू की गई थी। अब मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो जीसीसी यानी कि ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने वाला पहला राज्य है नहीं वैश्विक कैपेसिटी सेंटर, वैश्विक क्षमता केंद्र या ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जो है कि देश में
पहला राज्य बना है, और देश या राज्य में जो है कि वैश्विक, इसका उद्देश्य वैश्विक नवाचार और सहयोग के उद्देश्य से जो है कि एमपी राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड, हाँ, तो ये आपका जीसीसी लागू किया गया है वैश्विक नवाचार और जो है आपका सहयोग के लिए अग्रणी राज्य, यानी कि वैश्विक नवाचार जीसी, और साथ ही साथ जो है आपका निवेश वगैरह के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए। और इसकी नोडल एजेंसी जो है आपकी वो मध्य प्रदेश का मेटी, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय जो मध्य प्रदेश का है, वो इसकी नोडल एजेंसी से उद्देश्य आपका है कि वो इसकी पूरी देखरेख करेगी, है नी। तो उसका नाम क्या है आपका मंत्रालय का, एक बार बताइए, कौन करेगा? इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय के तहत इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड, ठीक है। ठीक है, अब ये हो गया। अब कूनो नेशनल पार्क में चीता मित्र सम्मेलन, कूनो नेशनल पार्क हो, हम सब जानते हैं इसको 2018 में आपका नेशनल पार्क घोषित किया गया, और 2022 में मोदी जी ने 22 सितंबर की बात है, हाँ 5 सितंबर या 22 सितंबर को जो है आपका 2022 में यहाँ पे अफ्रीका से जो है आपकी नामीबिया से 8 चीतों को शुरू में लाया गया था। उसके बाद इस क्षेत्र में जो है कि चीतों के पुनर्वास की जो है कि आपकी मुहिम शुरू की गई। उसके बाद विभिन्न देशों से, फिर अफ्रीका से, फिर ऑस्ट्रेलिया से, मतलब फिर अफ्रीका क्या, फिर नामीबिया से, और फिर नामीबिया से, फिर बोत्सवाना से, और साउथ अफ्रीका से भी अब जो है कि हमारे यहाँ पे चीते लाए गए। जो है कि भारतीय महाद्वीप में जो है कि लगभग मुझे लगता है कि आज़ादी के वर्ष से ही 1952 के संभवतः चीतों को जो है विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अब चीता को जो है कि IUCN स्टेटस जो आपका वो भी वल्नरेबल है। और चीता मित्र योजना कहाँ पे, सम्मेलन कहाँ पे शुरू किया गया था? आपका कूनो नेशनल पार्क में। अब कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे आता है? तो ये आपका पड़ता है श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे कौन सी नदी है? तो श्योपुर। और ये है आपका शुष्क पर्णपाती वन, ये शुष्क कटीला वन है, ठीक है, शुष्क कटीले वन है। अब इंडियन बाइसन या गोर को पुनर्विस्थापित किया गया है, ठीक है। ये इंडियन बाइसन या गोर जो है आपकी, उसको वापस से स्थापित इंडियन। और ये जो आपके सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और म्यांमार और बांग्लादेश वगैरह में भी होती है। फिर नक्शा कार्यक्रम, चलिए नक्शा कार्यक्रम, अब हमारे जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह जी चौहान, उन्होंने कृषि मंत्री ने जो है हाँ हमारे सीहोर के, मध्य प्रदेश के सीहोर से, हाँ रायसेन से जो है आपके भूमि सर्वेक्षण के लिए रायसेन से जो है आपका नक्शा कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो सबसे पहले तो एक ये है कि ये नक्शे का फुल फॉर्म ही पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये मुख्यतः इसका उद्देश्य आपका डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख, अच्छा भूमि का सर्वेक्षण करना है। और नक्शे का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल जियोपॉलिटिकल, हाँ नेशनल नक्शा। तो एक तो ये पूछा जा सकता है कि किन्ने? कृषि मंत्री, ठीक है, कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन में। और नक्शे का फुल फॉर्म है नेशनल जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ नेशनल जियोस्पेशल सर्वे। अरे यार ये नाम एक तो मुझे याद ही नहीं। हाँ ये नाम ऐसे है कि नेशनल जियोपॉलिटिकल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेट, ठीक है।
तो नक्शा कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य हमारा, ये नाम आप एक बार देख लीजिएगा। तो नक्शा कार्यक्रम जो है कि रायसेन से शुरू किया गया है। किसने शुरू किया गया है? तो कृषि मंत्री ने। गिद्धों की गणना, मध्य प्रदेश में गिद्धों की भी संख्या बहुत मतलब अच्छी खासी हो चुकी है, तो मध्य प्रदेश को गिद्ध राज्य भी हम कहा जा रहा है। और मध्य प्रदेश में जो है आपके पूरे जो है कि टोटल अभी संख्या कितनी है? 12,981 जो है आपकी गिद्धों की मध्य प्रदेश में वर्तमान में संख्या है। और सब सर्वाधिक संख्या जो है कि मध्य प्रदेश में ही देखी गई है, और ये भी आपके IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल है। फिर खजुराहो नृत्य, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा। तो कब शुरू किया गया? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां जो है आपके उन्हीं की स्मृति में है खजुराहो नृत्य समारोह किया जाता है। ठीक है, और ये आपका खजुराहो नृत्य का 51वां प्रोग्राम कब हुआ था? तो वो 20 से 26 फेब तक है, 20 से 26 फेब तक जो आपके 2025 में। अब तो ये मान लो हमारे लिए करंट आ जाएगा, उसमें हम पढ़ लेंगे वापस से। तो ये 51 में हुए थे, यानी कि ये कब शुरू किए गए थे? तो 1975 में शुरू किए गए थे। कब किए गए थे? 1975 में शुरू किए गए थे। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है इसका प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। और उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के द्वारा 1986 में जो है आपका ये खजुराहो में होता है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी जो मध्य प्रदेश में है, उसके द्वारा ये आयोजन किया जाता है संस्कृति एवं पर्यटन विभाग मंत्रालय के जो है आपका अंडर जुरिडिक्शन में। और ये जो है आपका खजुराहो विश्व प्रसिद्ध है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। और कब शामिल किया गया था? 1986 में इसे शामिल किया गया था। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन के काल में हुआ था? तो वो आप मुझे चंदेल वंश के काल में, चंदेल वंश डायनेस्टी, यानी कि लगभग 11वीं और 12वीं शताब्दी में आपकी इनकी 12वीं-13वीं शताब्दी तक जो है आपका चंदेल वंश ने जो है कि विभिन्न समय में चंदेल अलग अलग राजा हुए, उन्होंने अलग अलग मंदिरों का निर्माण किया। कंदरिया महादेव मंदिर है, फिर और भी चतुर्भुज मंदिर है, विभिन्न करके आपके मंदिर यहाँ पे हैं। फिर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की हमने बात कर ही चुके हैं। ये आपके भोपाल में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? भोपाल में हुई थी। और कब से कब तक की हुई थी? तो 28 से 31 जनवरी नहीं फेब, ठीक है, फेब में आयोजित की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में आपका निवेश को आकर्षित करना है। अब जो है कि ये एक हमारी आज की जो है क्लास यहीं पे समाप्त होती है, क्योंकि क्लास भी काफ़ी लंबी भी हो चुकी है। पर उद्देश्य हमारा जो है आपका था कि इस क्लास के माध्यम से हमें ज़्यादा से ज़्यादा और पूरी, यानी कि हम स्टैटिक करंट दोनों को रिवाइज कर रहे हैं, इस वजह से ये क्लास लंबी हो चुकी है। अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि कम से कम शब्दों में और जल्दी क्लास ख़त्म कर दिया। जय हिंद, जय भारत।